हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर इनकम टैक्स क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप सभी मस्त होंगे और मस्त होने की बात भी है क्योंकि आपने इनकम टैक्स का जो पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है, वो पार कर ली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। पहले स्टेप में आपने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा, एग्जिम्ट इनकम देखा। अब आप क्या देखने वाले हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम, वन बाय वन, ऑल द 5 हेड्स ऑफ इनकम। जो सबसे पहला हेड ऑफ इनकम है वो है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। एंड यू विल बी रियली सरप्राइज टू नो कि सैलरी इनकम का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में। जो पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है और कहता है ये रही तुम्हारी तनख्वाह, सैलरी 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, वट एवर द पर मंथ बी, वो तो सैलरी की इनकम है ही। उसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दे दे वो भी एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम है। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया रहने के लिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दे दी घर से ऑफिस आने जाने के लिए, या फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी ऑफिस के कुछ काम करने के लिए, या फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दे दी अपने पर्सनल यूज करने के लिए। लो भाई, बीबी को पिक्चर ले जाओ दिखाने। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिस में पड़ा पुराना सोफा उठा के दे दिया। ये सब कुछ बेनिफिट है एम्प्लॉय के हाथ में, इसकी वैल्यूएशन की जाती है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, और वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम कहलाती है। अरे छोड़िए ये सब बात, मैं आपको बता दूं, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिस में खाना भी खिला दिया ना, तो उस खाने की जो वैल्यू है वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम होती है। माई गुडनेस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट कर दे, तनख्वाह जो दे रहा है वो तो है ही सैलरी की इनकम, और भी कोई पेमेंट कर दे, 5,000 रुपये महीना दे दिया कि लो भाई तुम अपने लिए किराए पे मकान ढूंढ लो, ठीक है। 10,000 रुपये महीने वो देता है कि तुम्हें कभी सर्दी खांसी मलेरिया और लवेरिया हो गया तो अपना इलाज करा लेना। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ। ठीक है, ये भी पेमेंट एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम है। छोड़िए ये सब, जब कुछ कह के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। मेरी सुंदर सी सेक्रेटरी है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ठीक है, और एक दिन मैंने 25,000 रुपये उसको दे दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। उसने पूछा सर किस बात के पैसे? मैंने कहा बस रख लो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहां तो मैंने बताया भी नहीं किस बात के पैसे। पता है ये 25,000 रुपये भी क्या है? सैलरी की इनकम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो कुल मिला के जो मैं बताना चाहता था उस बात को समझिएगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट, जो भी बेनिफिट दे दे, ठीक है, कोई नाम पता उसका बताने की जरूरत नहीं है। जो भी बेनिफिट पेमेंट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय तक पहुंचता है वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम होती है। ओके। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू सी कि रिलेशनशिप गिवर और रिसीवर का क्या है। देने वाले का और लेने वाले का रिलेशनशिप क्या है? क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है? अगर हां, तो कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मूव कर रही है तो एम्प्लॉय के हाथ में वो सैलरी की इनकम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, राइट? तो इट्स नॉट ओनली द सैलरी इनकम, जो हम सैलरी महीने की तनख्वाह कह के देते हैं एम्प्लॉय को वही सैलरी है, ये सब कुछ सैलरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मैंने आपको बताया, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ द रिसीवर विथ पेयर। रिसीवर कौन है? लेने वाला, ठीक है। पेयर कौन है? देने वाला। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ठीक है, देने वाला कौन होना चाहिए? एम्प्लॉयर होना चाहिए। और लेने वाला कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो यहां से यहां आ रहा है वो क्या है? वो सैलरी की इनकम है। अगर ऐसा है कि देने वाला एम्प्लॉयर और लेने वाला एम्प्लॉय है। अब हम कैसे समझेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है? देखिए क्या लिखता है, इनकम अंडर द हेड सैलरी इज टैक्सेबल ओनली इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर कौन होता है और पेई कौन होता है?
पेयर देने वाला, पेई पाने वाला, ठीक है। एंड दिस रिलेशन इज सेड टू एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ अदर पर्सन। Control is said to exist if the payer can direct what is to be done, when, how, and by whom it has to be done, and the receiver is bound to follow all his instruction. देखिए, जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हम एम्प्लॉय होते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये बात समझने की जरूरत है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, कहता है कि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दो, तो भाई उसने काम मुझे दिया है? हाँ दिया है। क्या मैं ये काम करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे? हाँ। तो क्या किसी के लिए काम करना और पैसे पाना इसका मतलब मैं उसका एम्प्लॉय होता हूं? नहीं, क्योंकि जब वो मुझसे काम देगा, कहेगा राज अग्रवाल जी आप मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो बस वो इतना ही बोलेगा। क्या वो मुझे ये भी बोलेगा राज अग्रवाल जी कल सुबह 11 बजे आप ये काम अपनी ऑफिस में बैठ के करना? जब वो मुझे इतना बोलेगा तो हम कहेंगे चलो फुटो यहां से, मुझे नहीं करना ये काम। वो मुझे सिर्फ इतना बोल सकता है कि राज अग्रवाल जी ये रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। लेकिन जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम देता है ना, तो बताता है किस समय करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो यही बात इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखी हुई है कि आप कैसे पता करेंगे कि काम देने वाला, काम करने वाला एम्प्लॉय है। आप ये नोटिस कीजिएगा कि काम देने वाला क्या सारी बात बोल रहा है, कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। कहता है कि एम्प्लॉयर तो ऐसा कह रहा है और एम्प्लॉय बाउंड टू फॉलो है। देखिए क्या लिखता है, कहता है कंट्रोल होना चाहिए मेथड ऑफ डूइंग वर्क पे, ठीक है। कंट्रोल कैसे मानेंगे कि क्या करना है, कब करना है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन मतलब कब करना है, हाउ कैसे करना है, एंड बाय हुम किसे करना है। और रिसीवर जो ये सब इंस्ट्रक्शन ले रहा है वो बाउंड टू फॉलो है ऑल हिज इंस्ट्रक्शन। हो सकता है मेरा क्लाइंट भी जब मेरे पास आए ना तो कहे सर ये काम कल 11 बजे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, वैसे कर दीजिएगा, इतनी सारी बात बोल दे मुझे। लेकिन क्या मैं बाउंड टू फॉलो हूं? नहीं, मेरी मर्जी, हम करेंगे काम, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यानी यहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं था जब मेरा क्लाइंट मेरे पास आ रहा था, वो काम भी बता रहा था, हो सकता है प्रोसीजर भी बताए कैसे करना है, बट आई एम नॉट बाउंड टू फॉलो। तो हाउ आर यू गोइंग टू एस्टैब्लिश कि रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है? आप देखेंगे काम देने वाला सारे इंस्ट्रक्शन भी देगा और काम लेने वाला सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करेगा। देन यू अंडरस्टैंड यस द रिलेशनशिप इज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग कि जो भी बेनिफिट अब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जा रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम है। Few common examples when there is no control of payer over payee are, बहुत सारी जगह पे हम जो पैसा जा रहा है ना उसको सैलरी बोलते हैं, लेकिन एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी आपके बोलने से भी वो सैलरी की इनकम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बात, सैलरी बोल देने से कोई इनकम सैलरी नहीं होती। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलेगी तभी वो सैलरी की इनकम है। जैसे पार्टनर ऑफ द फर्म, आपने भाई अकाउंटिंग पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ये जो फर्म होती है वो अपने पार्टनर्स को 3 तरीके की पेमेंट करती है। क्या क्या करती है? एक तो देती है शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक देती है सैलरी। आपको मालूम है कि नहीं, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को सैलरी मिलती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 3 चीज मिलता है। इतना मालूम है कि नहीं सबको, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को क्या क्या मिलता है? सैलरी, दैट इज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन आप बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिलता है, और जो प्रॉफिट होता है फर्म को वो बांट दिया जाता है। फर्म से पार्टनर को सैलरी बोल के हम पेमेंट करते हैं, लेकिन क्या एक बात बताइए, ये जो पार्टनरशिप फर्म है और ये पार्टनर जो है, क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? फर्म एम्प्लॉयर, पार्टनर एम्प्लॉय नहीं। अरे ये पार्टनर मालिक हैं इस फर्म के। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो होते हैं वो तो मालिक होते हैं ना, दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए ये जो सैलरी की इनकम है वो पार्टनर के हाथ में सैलरी नहीं कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है ये बात यहां नहीं बताएगा इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में उसे सैलरी क्या नहीं है बस ये बताने की कोशिश कर रहा है। बस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये कहलाती है पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी की इनकम, बिजनेस की इनकम। ठीक है, तो दिस सैलरी इज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, पीजीबीपी इनकम।
ठीक है, बस आपकी नॉलेज के लिए ये भी बात ऐड कर दें, यहाँ तो हमें सिर्फ सैलरी इतनी ही बात बताई जा रही है। एनी सैलरी, बोनस एक्सेट्रा बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड रिसीव बाई ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड सैलरी, वो सैलरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो क्या कहलाएगी? आपकी नॉलेज के लिए हमने ऐड किया कि वो पीजीबीपी की इनकम कहलाती है। एक बात और ऐड कर देते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर के हाथ में क्या कहलाता है? बस आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए अभी पीजीबीपी की इनकम कहलाता है। ठीक है, ये जो फर्म होती है ना, वो सैलरी को एज एन एक्सपेंस चार्ज करती है अपने पीएल में, मालूम है आपको, खर्चे की तरह चार्ज करती है, तो इसीलिए वो पार्टनर के हाथ में इनकम बन जाता है। ये फर्म जो होती है ना, वो इस सैलरी को, ये जो फर्म होती है वो इस सैलरी को एक्सपेंस दिखाती है, खर्चा है ना भाई फर्म के लिए, इसीलिए ये पार्टनर के लिए इनकम बन जाता है। सेम चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में होता है, ये फर्म एक्सपेंस की तरह दिखाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और इसीलिए ये पार्टनर के हाथ में क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है। अब बात आती है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? फर्म का ये प्रॉफिट है, इस पे फर्म टैक्स पे करती है, और सिंस ये फर्म ऑलरेडी इस पे टैक्स पे कर देती है, इसलिए पार्टनर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये आपने पढ़ा भी था, अगर आपको एग्जेम्प्ट इनकम में याद हो, मैंने आपको बताया था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर फ्रॉम फर्म इज एग्जेम्प्ट। व्हाई? एज बिकॉज पार्टनर से फर्म इज ऑलरेडी पेड टैक्सेस ऑन दैट इनकम। जैसे एचयूएफ के केस में, एचयूएफ जो कमाती है उस पर एचयूएफ टैक्स दे देती है, तो फिर वही इनकम जब एचयूएफ के मेंबर्स के हाथ में बढ़ता है तो क्या उनके हाथ में टैक्सेबल होता है? नहीं, आपने पढ़ा भी था, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स। एक्जैक्टली वही चीज यहां भी है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है? फर्म के लिए टैक्सेबल है, ये तो फर्म इस पे टैक्स देती है, इसीलिए ये शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में क्या है? पार्टनर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट है। डन। ये तो सारी बात एक्स्ट्रा बताई गई, अभी बस एक ही बात बताना था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूरी है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ पार्टनर, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ये सब मालिक हैं, राइट। तो इसलिए इनको सैलरी आप कह के भले दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, वो सैलरी की इनकम नहीं है, क्या है? पीजीबीपी की इनकम। नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग, डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय। डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय, डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या ऐसा भी होता है कि कंपनी के कुछ डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है? तो एक बात और मेरे मन में आएगा, क्या डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं? फिर इसका मतलब कुछ ही डायरेक्टर एम्प्लॉय भी होते हैं क्या? तो आइए मैं ये सारा कंफ्यूजन क्लियर करता हूं आपके मन में रिलेटिंग टू डायरेक्टर। देखिए, तीन तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, एक होता है एमडी, दूसरा डब्ल्यूटीडी और तीसरा डायरेक्टर। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी का मतलब होता है होल टाइम डायरेक्टर, और भाई डायरेक्टर का मतलब तो क्या होता है? डायरेक्टर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम पार्ट टाइम डायरेक्टर को डायरेक्टर बोलते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर। मतलब जो होल टाइम डायरेक्टर होता है उसको तो हम डब्ल्यूटीडी बोलते हैं, लेकिन जो पार्ट टाइम होता है उसको हम सिर्फ डायरेक्टर बोलते हैं। देखिए, पार्ट टाइम बोलना अच्छा नहीं लगता, तो कंपनीज एक्ट में ना जो पार्ट टाइम डायरेक्टर उनको डायरेक्टर बोलते हैं। बस ध्यान से समझिए, अगर डायरेक्टर वर्ड सिर्फ यूज हो रहा है तो इसका मतलब पार्ट टाइम होगा। अगर होल टाइम डायरेक्टर होगा, फुल टाइम काम करता है, तो उसको हम डब्ल्यूटीडी बोल रहे होंगे, और मैनेजिंग डायरेक्टर होगा तो एमडी होगा। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर किसको कहते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर आप ऐसे समझ लीजिए, डायरेक्टर्स आपस में इलेक्ट करते हैं कि भाई हम, मेरा सुपरवाइजर कौन है, मेरे ऊपर कौन है, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल डिसीजन किसके हाथ में रहेगा। तो डायरेक्टर्स आपस में इलेक्ट करके जो अपना एक हेड बना लेते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। एंड वेरी क्लियर है आपको, होल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर, मतलब जो फुल टाइम काम कर रहे हैं वो होल टाइम डायरेक्टर है, एंड अदर्स आर पार्ट टाइम डायरेक्टर। ना थोड़ा सा मैं आपको पार्ट टाइम डायरेक्टर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये दोनों तो जो होते हैं ना, ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, और ये नॉट एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नहीं होता है। तो ये होता कौन है, आइए समझाएं आपको। एक कंपनी है, उन्होंने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की कई सारी, और करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग बिजनेस ए करेंगे। एक कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग की, डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस ए करेंगे। जब डिसीजन हो चुका था तो उस कंपनी के एक दो डायरेक्टर मेरी ऑफिस आते हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं,
राइट। और उन्होंने हमसे कहा कि सीए साहब मेरी एक कंपनी नई रजिस्टर करा दीजिए, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करा दीजिए, उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो करा दीजिए, हम लोग बिजनेस ए करने जा रहे हैं, राइट। तो मेरा काम तो यही था कि मैं कंपनी को रजिस्टर करा दूं, लेकिन मैंने लगे हाथ उनसे पूछ लिया कि आप बिजनेस ए क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हम लोग ने ये इसलिए डिसाइड किया है। हमने उनको सजेस्ट किया डोंट गो फॉर बिजनेस ए, आप बिजनेस बी करिए। देखिए बिजनेस बी के लिए गवर्नमेंट लाइसेंसेस बहुत इजीली दे रही है अभी आपको। बिजनेस ए और बिजनेस बी एकदम सिमिलर है। बिजनेस बी में कंपटीशन कम है, मैंने उनको बताया। हमने कहा इसके लिए जो रॉ मटेरियल आएगा इस पे इंपोर्ट टैक्सेस पे इस समय ड्यूटी माफ है, राइट। एक SEZ डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, वहां जाके अगर आप यही बिजनेस बी कर लिए तो बड़ी सारी टैक्स बेनिफिट भी मिल रही है आपको। और बिजनेस बी की मार्केटिंग एक्टिविटी, इसके लिए आपको एडिशनल खर्च नहीं करना होगा, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसके ही जो बायर है वो आपका ये जो बिजनेस बी मैं बता रहा हूं उसके आइटम को भी खरीद लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बिजनेस ए, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से मिलता जुलता और दुनिया भर के और फायदे बता के मैंने बताया कि आप बिजनेस बी करना चाहिए था। वो डायरेक्टर उल्टे पांव लौट जाते हैं वापस, फिर से कंपनी में जाके डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि राज अग्रवाल जी ने ये बताया ऐसा करना चाहिए। सारे डायरेक्टर्स एकदम आश्चर्य में कहते हैं हम लोग ने 50 मीटिंग साल भर में करके ये कंक्लूड किया बिजनेस ए करना चाहिए, और उन्होंने 5 मिनट में इस बिजनेस की धज्जियां उड़ा दी और इतना बढ़िया बात बताया बिजनेस ए क्या क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए बिजनेस बी। उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई। क्या चीज है भाई राज अग्रवाल, नहीं। उन्होंने ऐसा किया और बात तो सही है, ठीक है। क्या चीज है राज अग्रवाल, है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप भी बता दीजिएगा। अब जब ऐसा उन्होंने डिसाइड किया तो उन्होंने ऐसे सोचा कि अगर राज अग्रवाल जी हमारी सारी मीटिंग्स में आते, अरे उन्होंने 5 मिनट में इतनी सुंदर बात बताई, अगर मेरी 50 मीटिंग में वो आए होते तो ना जाने कितनी सुंदर सुंदर बातें बता देते और डिसीजन हमारे कितने बेहतर हो जाते हैं। तो अब वो कंपनी राज अग्रवाल को बना लेती है अपनी कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर। कहती है राज अग्रवाल जी आइए हमारे यहां बन जाइए आप पार्ट टाइम डायरेक्टर। आई बात समझ में? तो ये होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। और मेरा रोल सिर्फ कितना है पता है, सिर्फ मैं जो भी उनकी मीटिंग होगी डायरेक्टर्स की उसमें बैठूंगा, दैट्स ऑल, और मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं इनको जो भी पैसा मिलता है क्या वो सैलरी की इनकम होगी? नहीं, क्योंकि हम नौकरी थोड़ी ना करते हैं वहां पे। पार्ट टाइम डायरेक्टर वो होता है जो सिर्फ मीटिंग में बैठता है। Okay, so therefore any payment which is made to a part-time director is not salary income. Clear है सबको? तो ये कौन सी इनकम होती है? ये IUS की इनकम होती है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूं समझाने के लिए। जैसे और भी केसेस में पार्ट टाइम डायरेक्टर कैसे बनते हैं, जैसे डाबर च्यवनप्राश का ऐड आता है जिसमें अमिताभ बच्चन को दिखाते हैं कि भाई वो च्यवनप्राश खाते हैं और इसलिए इतने स्ट्रांग हैं, ठीक है, इतने एक्टिव हैं। और बात सच भी है। आप बताओ 70 साल की उम्र में वो बंदा सचमुच बहुत एक्टिव है कि नहीं है? हाँ भाई, लोग चल नहीं पाते हैं ठीक से, वो डांस करते हैं अमिताभ बच्चन जी, राइट। तो क्या डाबर च्यवनप्राश सचमुच ऐसा जानना चाहेगा कि नहीं भाई अमिताभ बच्चन क्यों इतने एक्टिव हैं, ठीक है, या वो अपने च्यवनप्राश में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी डालें जिससे सचमुच अमिताभ बच्चन जी को फायदा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब एक कंपनी किसी चीज को प्रोजेक्ट करती है जनरल पब्लिक के बीच में कि देखो ये इसकी खूबी है, ये इसकी खासियत है, ठीक है, जिसको वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, वो चाहते हैं कि एक्चुअल में भी वो प्रोडक्ट ऐसी कुछ चीजें दे। तो वो चाहते हैं कि जब भी हमारी कोई मीटिंग हो, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी भी हमारे साथ बैठे, वो भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। देखिए किसी भी चीज को इंडोर्स करने के लिए ना दिल से आवाज आनी चाहिए। अगर हम किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, हम खुद उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो पता है ये फील आ जाएगा पब्लिक में। हर कंपनी चाहती है कि जो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है वो सचमुच ब्रांड एम्बेसडर हो। इसका मतलब है वो उस प्रोडक्ट को यूज करता हो, उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीजें हो जो उनसे ही मिली भी हो।
तो अमिताभ बच्चन जी से खुद भी जानना चाहते हैं, भाई अमिताभ बच्चन जी आप क्या चीज खाते हैं भाई, बताइए ना, काहे इतनी ताकत है आपको, हम भी डाल देते अपने च्यवनप्राश में, ताकि आप भी जब ऐड करेंगे इसका और आप भी फिर खाएंगे भी उसको, क्योंकि वो चीज इसमें है, तब आप जो ऐड करेंगे उसका प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बात बहुत खुलकर सामने आएगी और पब्लिक को एक अटैचमेंट, योर अटैचमेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो वो क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन को अपना पार्ट टाइम डायरेक्टर भी बना लेते हैं। और समझाता हूं, जैसे मान लीजिए एक ब्यूटी सोप की कंपनी है, ठीक है, उसने एक ऐड दिया कैटरीना कैफ को, ठीक है, कि आप कैटरीना कैफ ऐड कीजिए इसका ब्यूटी सोप का, तो कैटरीना कैफ उस ऐड में बोलती है मैं इस साबुन को लगा के ही इतनी सुंदर हुई हूं, ऐसी बोलती हैं सारी हीरोइनें, ठीक है, जिसका वो ऐड करती हैं। तो अच्छा, अब एक बात बताइए, कैटरीना कैफ सचमुच सुंदर है भी कि नहीं? भाई वो तो सचमुच सुंदर है, तो क्या जो ब्यूटी सोप बनाने वाली कंपनी है वो सचमुच कैटरीना कैफ से जानना चाहेगी कि भाई ऐसा क्या रगड़ डालती हो तुम, ठीक है, जिससे इतनी खूबसूरत हो गई हो, बताओ भाई हम भी अपने साबुन में डाल दें ताकि तुम खुद इस साबुन का इस्तेमाल करो, और जब पब्लिक को ये बात बोलो, ऐड करो, तो वो खुल के अटैचमेंट उसमें दिखाई दे कि भाई कैटरीना कैफ सचमुच इस प्रोडक्ट को यूज करती है। तो वो क्या करते हैं, कैटरीना कैफ को बना लेते हैं अपना पार्ट टाइम डायरेक्टर। ये लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी, कैटरीना कैफ, ये लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनकी मीटिंग में बैठते हैं, उनके डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, राइट, बिकॉज जिस प्रोडक्ट को वो कंपनी हाईलाइट करना चाहती है उस प्रोडक्ट से वो अपने आप को अटैच दिखाते हैं, ठीक है, तो वो स्टार जब उसके एक एक चीज में डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर द प्रोडक्ट एंड सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द प्रोडक्ट वो बहुत हाई हो जाएगा, राइट। कुल मिला के शायद तो कैटरीना कैफ को लोग इसलिए भी बैठा लेते होंगे मीटिंग में कि भाई सुंदर तो है, चलो कुछ नहीं तो अच्छा तो लगेगा मीटिंग करने में, राइट। जोक्स अपार्ट, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट मेंबर्स है ना, इनको तनख्वाह मिलती है, आपको मालूम है कि नहीं? एमपीज की जो सैलरी है फिलहाल तकरीबन 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, ये हमारा देश चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि हम सरकारी नौकर नहीं, खुद ही सरकार है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सरकार है और कोई सरकारी नौकर है, तो सरकार सरकारी नौकर को जब पैसा देगी तो वो तनख्वाह कहलाएगी। ये कहते हैं हम कोई सरकारी नौकर थोड़ी ना, हम तो खुद ही सरकार है, हम एम्प्लॉय थोड़ी ना है कि हमको जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी है, हम सरकार है, इसलिए हमारी इनकम सैलरी की इनकम नहीं है। तो इनकी कौन सी इनकम होती है मैं आपको बता दूं, इनकी इनकम जो होती है वो होती है आईओएस की, ठीक है। हालांकि इसमें एक बहुत जबरदस्त टैक्स प्लानिंग भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। क्या अंतर होता है सैलरी इनकम में और आईओएस या पीजीबीपी इनकम में? अगर मुझे तनख्वाह मिलती है सैलरी, मान लीजिए साल की 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए मेरी सीधे इनकम है, इस पे मुझे टैक्स देना होगा। फिर से सुनिए मेरी बात, अगर मुझे 10 लाख रुपए सैलरी मिलती है तो 10 लाख रुपए मेरी इनकम होती है, लेकिन अगर मुझे 10 लाख रुपया पीजीबीपी में मिलता है, बिजनेस में मिलता है, ठीक है, या फिर अदर सोर्सेज में मिलता है, तो 10 लाख रुपए मेरी इनकम नहीं होती, रेवेन्यू होता है। और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए हम जितना खर्च करते हैं वो मेरा एक्सपेंस होता है, उसको हम घटाने के बाद जो कमाते हैं वो मेरी इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 10 लाख रुपए की तनख्वाह कहीं से मिल रही होती बच्चों को पढ़ाने की, ध्यान दीजिएगा, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी एडटेक कंपनी में काम कर रहा होता, मुझे 10 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो 10 लाख रुपए मेरी इनकम होती। लेकिन मैं अपनी कोचिंग क्लासेस चलाता हूं, 10 लाख रुपए की फीस बच्चों से आती है, तो 10 लाख रुपए इनकम नहीं है, 10 लाख रुपए रेवेन्यू है। और अब उस कोचिंग सेंटर को चलाने में मेरा खर्चा हो जाता है 6 लाख रुपए, तुम 6 लाख रुपए घटाएंगे, बचा 4 लाख रुपए बस मेरी इनकम होगी। बिल्कुल वही चीज होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी, कि जो आता है वो रेवेन्यू होती है, खर्चा घटाओ, उसको कमाने के लिए जितना खर्चा किए वो घटाओ, तो जो बचा वो इनकम है, राइट। तो अब देखिए, अगर ये एमपीज जो पाते हैं उसको सैलरी कहते हैं तो पूरा टैक्सेबल हो जाता। जैसे मैंने कहा मोटा मोटी एक एमपी की सैलरी तनख्वाह इस समय 2 लाख रुपए के आसपास चल रही है, तो साल की 24 लाख रुपए की इनकी टैक्सेबल इनकम हो जाती, जिसपे इन्हें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इन्होंने उसको क्या बना दिया, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में अब ये जब सैलरी आती है तो वो रेवेन्यू कहलाती है,
और इसमें से ये खर्चा घटा सकते हैं। अब ये खर्चा क्या घटाते हैं, कहते हैं भाई हमने कई सारे दौरे किए, पब्लिक की समस्या सुनने के लिए हम उनके पास गए, ठीक है, बहुत सारी जगह पे जाने आने में, ट्रैवल करने में, लोगों के बीच में काम करने में, इसमें मेरा खर्चा लग गया, और वो खर्चे वो लोग घटा लेते हैं। तो घटाने से उनकी इनकम क्या हो जाती है, निल हो जाती है, टैक्स लगता ही नहीं। ठीक है, ये तो लीगल रूप हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि भाई ये सब सरकार है, ठीक है, ये जाने दीजिए, वो बात मन में ही दबा लेता हूँ। मैं कुछ और भी बोलने वाला था, बट चलिए आपके मतलब की चीज़ हो गई। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो सरकार हैं, सरकारी नौकर नहीं, इसलिए इनकी इनकम कौन सी है, सैलरी की इनकम नहीं है जो इनको तनख्वाह आती है, वो आईयूएस कहते हैं। अब आईयूएस क्या कहते हैं, ये मैंने बताया कि एक टैक्स प्लानिंग है, ये लोग अपने लिए जो चाहे जो कानून बना ले। इन्होंने आईयूएस इसलिए भी बनाया है ताकि जो इनको मिलेगा वो रेवेन्यू है, इसमें से खर्चा घटाने के बाद वो अपनी इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, गेस्ट लेक्चरर्स। गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट लेक्चरर्स क्या होता है, जब हम कॉलेज एक्स में काम करते हैं और कॉलेज वाई में भाषण देने जाते हैं, लेक्चर देने जाते हैं, तो हम कहलाते हैं गेस्ट लेक्चरर। ठीक है, देखिए हम कॉलेज दूसरे कॉलेज में जाते हैं ना, तब हम गेस्ट लेक्चरर कहलाते हैं, दूसरी जगह पे जाके लेक्चर देते हैं, तो वहां तो हम एम्प्लॉय नहीं ना है, तो ऑब्वियसली ये जो इनकम आएगी मेरी वो क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और पार्टनर के लिए मैंने क्या बताया था, वो कौन सी इनकम है, पीजीबीपी। ठीक है, अच्छा अब ऐसी बात करते हैं, आप कॉलेज एक्स में पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आप एक और काम कर रहे हैं उस कॉलेज में, वार्डन का। वार्डन कौन होता है, बेसिकली जो हॉस्टल की देखभाल करता है ना, उसको हम वार्डन कहते हैं। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि रात में हॉस्टल के गेट पे एक ताला लगा दिया जाता है, ठीक है, और ताला लगाने से पहले अटेंडेंस मार्क की जाती है कि भाई जितने लोग हॉस्टल में हैं सारे लोग हैं कि नहीं है। फिर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाता है और वहाँ पे गार्ड बैठता है कि कोई वापस बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर सुबह जो वार्डन होते हैं वही गेट का चाबी उन्हीं के पास रहती है, बस फिर वही खोलते हैं, तो फिर लोग मूव करते हैं अपनी क्लासेस वगैरह के लिए हॉस्टल से, ऐसा होता है। ठीक है, तो यही वार्डन का रोल होता है, बेसिकली द डिसिप्लिन इन हॉस्टल। तो एक कॉलेज का टीचर है भाई, वो बाहर से आया हुआ है, वो हॉस्टल में ही रहता है, तो उसने कहा कि मैं वार्डन का काम मैं खुद ही कर लूँगा, सुबह पढ़ा लेता हूँ, शाम को वार्डन का काम कर लूँगा उसी हॉस्टल में। तो उसे पढ़ाने के तो मिलते हैं 50,000 रुपये महीने, वार्डन के काम करने के लिए मिलते हैं 10,000 रुपये महीने। तो पता है वो 50,000 रुपये भी सैलरी है और 10,000 रुपये भी सैलरी है, क्योंकि उसी कॉलेज से मिल रहा है जो उसका एम्प्लॉयर है। तो देखिए किस काम के पैसे मिल रहे हैं इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अरे काम के मिल रहे हैं, बिना मतलब के मिल रहे हैं। मैंने तो ये एग्जांपल लिया था कि मैंने अपनी सुंदर सी सेक्रेटरी को 25,000 रुपये दे दिए, किस चीज के मुझे खुद नहीं मालूम किस चीज के। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, तो भी वो क्या है, सैलरी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट हैज टू कम फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे कॉलेज उसका एम्प्लॉयर है, तो पढ़ाने के पैसे दे दिया वो भी सैलरी की इनकम, वार्डनशिप के लिए पैसे दे दिया वो भी सैलरी की इनकम। अगर वही कॉलेज पेपर सेट करने के उसको अलग से पैसे दे दे तो भी सैलरी की इनकम, कॉपी चेक करने के अलग से पैसे दे दे तो भी सैलरी की इनकम। देता नहीं है कॉलेज, अगर दे दे तो मैंने कहा वो भी सैलरी की इनकम, सब की सब सैलरी की इनकम एम्प्लॉयर से अगर आ रहा है तो क्या कहता है, इन ऑल दीज केसेस इनकम ऑफ द रिसीवर इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इन सभी केसेस में सैलरी की इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, बहुत क्लियर सी बात है क्यों नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ द केस दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड रिसीवर इज नॉट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो अभी आपने देखा कि वो सारी पेमेंट जिन्हें हम सैलरी कहते हैं लेकिन फिर भी सैलरी की तरह टैक्सेबल नहीं है। अब आप देखने जा रहे हैं कुछ पेमेंट्स को जिन्हें हम सैलरी नहीं कहते हैं लेकिन फिर भी सैलरी की तरह टैक्सेबल है। सैलरी नहीं कहते लेकिन फिर भी सैलरी की तरह टैक्सेबल है, क्योंकि जो देने वाला है वो एम्प्लॉयर है और जो लेने वाला है वो एम्प्लॉय है। चलिए क्या क्या है वो, वेजेस फॉर वर्कर्स। क्या होता है वेजेस, एक्चुअली देखिए जब हम किसी को ना मैनुअल वर्क के लिए पैसा देते हैं तो हम कहते हैं वेजेस है, ठीक है, और जब हम किसी को दिमाग से काम करने के लिए पैसा देते हैं तो हम कहते हैं सैलरी है, ठीक है। जैसे मजदूरों को वेजेस बोलते हैं, दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है, हाथ पैर से काम जो करते हैं
उनके लिए हम कहते हैं कि दिस इज वेजेस, एंड दोज हु आर वर्किंग विद ब्रेन इन ऑफिसेस, तो हम वहां पे यूज करते हैं वर्ड सैलरी। बट इनकम टैक्स में सैलरी और वेजेस में कोई अंतर नहीं है, ये पेमेंट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को ही मिल रहा है, इसलिए ये वेजेस भी कहाँ कवर होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, यही लिखा हुआ है। द सेम वुड बी ट्रीटेड एज सैलरी एंड वुड बी टैक्सेबल अकॉर्डिंगली। देयर अराइजेस नो डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। वेज और सैलरी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आपको एक बात बताता हूँ, मजेदार बात। जैसे यहां पे सैलरी में हमें बताना पड़ रहा है कि वेजेस इंक्लूडेड है, लेकिन एक समय आएगा जब ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है आपको, जिस तरीके से हमारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस को, वैट, फिर एक्साइज, इन सबको, सर्विस टैक्स, इन सबको खत्म करके क्या लाया गया, जीएसटी। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे इनकम टैक्स को खत्म करके आने वाला है फ्यूचर में डायरेक्ट टैक्स कोड। राइट, हो सकता है आपको इसकी जानकारी ना हो, मैं आपको बताऊं कि ये इनकम टैक्स भी धीरे से खत्म किया जाएगा और डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। ये बहुत पहले ही आ जाता, लेकिन पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो जीएसटी है ना, ये अभी तक स्टेबल ही नहीं हो पाया। लगा था सरकार को हम जीएसटी लाएंगे, साल 2 साल में स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसमें बड़ी परेशानियां आती गई, तो स्टेबलाइज होने में अभी बहुत समय लग गया इसको। इसीलिए गवर्नमेंट ने दूसरा टैक्सेशन रिफॉर्म नहीं किया, एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया। तो दूसरा टैक्सेशन रिफॉर्म अभी नहीं लाया गया, इनकम टैक्स को एज इट इज चलने दिया गया। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब एक नया स्लैब रेट लाई है, न्यू स्लैब रेट। वो क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है एग्जेम्पशन, डिडक्शन ये सब क्लेम मत करो, सीधे सीधे टैक्स दो। एक्चुअल में डायरेक्ट टैक्स कोड यही है कि गवर्नमेंट एक इनकम टैक्स को ना बहुत सिंप्लीफाई करने वाली है। आज इनकम टैक्स इतना वाइडर है, जरा सोचिए, अभी तो आपका कोर्स शुरू ही नहीं हुआ, सच पूछा जाए तो इतनी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी न जाने कितने और लेक्चर्स करेंगे। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते पढ़ते तो आप एकदम बोझ तले दब जाएंगे। क्यों, क्योंकि हर पल वहां पे कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट्स हैं, यहां पे एग्जेम्पशन, यहां पे डिडक्शन, ये होता है वो होता है। गवर्नमेंट कह रही है सिंप्लीफाइड लॉ बनाएंगे इनकम टैक्स का, जितना कमाते हो मोटा मोटी वही टैक्सेबल इनकम होगी, ज्यादा कहानी ही नहीं करेंगे। और यही होगा डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसमें ये जो नए वाले स्लैब वगैरह आ रहे हैं। गवर्नमेंट अब देखिए, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे ना माल बदल रही है, अंदर पैकेट वही रखी है। इनकम टैक्स एक्ट गवर्नमेंट कह रही है पैकेट वही रहने देते हैं, अंदर का माल धीरे धीरे बदलते जाएंगे, और धीरे से एक दिन पैकेट भी बदल देंगे, तो लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अंदर माल तो वही रहेगा। अभी माल भी बदलेंगे, पैकेट भी बदलेंगे ना, लोग पगला जाएंगे, नया कानून ले आई, क्योंकि नया कानून बोल देने से हलचल हो जाती है देश में। आपको पता भी है, जब जीएसटी आने वाला था तो कैसा मार्केट में किस तरीके से लोगों ने अगेंस्ट इसके आवाज उठाई थी। मुझे तो वो सीन याद है, सूरत का दिखाया जा रहा था, क्योंकि टेक्सटाइल पे पहले ना टैक्स नहीं होता था, वैट नहीं लगता था, और मोदी सरकार ने पहली बार टेक्सटाइल पे 5% जीएसटी लगाया। अब सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, साड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार होता है, ये आपको मालूम है, मैन्युफैक्चरिंग हब है साड़ी का। सूरत में जैसे आप ऐसे समझिए भूचाल आया था, पूरा सूरत सड़कों पे उतर आया था, ठीक है, और सारे के सारे आंदोलन कर रहे थे। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, हमारे मोदी जी बड़े ही जिद्दी आदमी है, ठीक है। इतना बड़ा आंदोलन देख के तो कोई भी पीछे हट जाता, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सबको अगर सत्ता चाहिए, हर कोई चाहता है कि मेरा वोट बैंक खड़ा रहना चाहिए, यही पब्लिक है जो वोट भी देती है अगले इलेक्शन में। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने कदम पीछे नहीं हटाया और कहे कि जीएसटी आएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन चल रहा है, चलने दो, जीएसटी आएगा, 1 जुलाई को हमने कहा है, आएगा तो आएगा, ठीक है। व्यापारी भी 4 दिन आंदोलन करके समझ गए कि कुछ नहीं होने वाला है। भाई किस आदमी से हम जिद करने के वो बैठे हैं, वो सुनने वाला नहीं है, राइट, आंदोलन खत्म हो गया। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैव हैपेंड इन इंडिया। तो अभी शायद गवर्नमेंट को नहीं लगता कि अभी वो समय आया है कि हम एक नया रिफॉर्म और लेके आए। तो देखिएगा, एक सिंप्लीफाइड वर्जन आने वाला है, अभी समय लग जाएगा थोड़ा और, तो तब आप देखेंगे इनकम टैक्स रिप्लेस हो जाएगा विद डायरेक्ट टैक्स कोड, और वहां पे जो नाम प्रपोज किया जा रहा है कि क्या होगा, तो वो होगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में दोनों बातें आ जाएंगी, राइट, कि कंपनसेशन कैन बी योर सैलरी, कैन बी योर वेजेस, तो फिर ये बात प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अभी तो बताना पड़ रहा है कि सैलरी इंक्लूड्स वेजेस।
सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, जो सैलरी पार्टनर ऑफ द फर्म को मिलती है वो क्या होती है, देख लीजिए। सच रेमुनेशन वुड बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम सिंस द पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी। डायरेक्टर फीस, अब ये डायरेक्टर फीस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि पार्ट टाइम डायरेक्टर को मीटिंग में बैठने के लिए बोला जाता है। बस जब वो मीटिंग में बैठते हैं तो उनको जो पैसा दिया जाता है उसको कहा जाता है सिटिंग फी। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं इनको मीटिंग में बैठने के लिए पैसा देते हैं, उसको कहा जाता है सिटिंग फी, और या फिर बोल लीजिए डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर फी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या होता है? ये आईओएस की इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये एम्प्लॉय नहीं होते। सिटिंग फी पेड टू डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग इज नॉट सैलरी बट टैक्सेबल एज अदर इनकम। ठीक है, अब डायरेक्टर्स रेमुनरेशन। डायरेक्टर रेमुनरेशन किसको मिलता है? एनी अमाउंट पेबल टू होल टाइम डायरेक्टर हु आर ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वुड बी ट्रीटेड एज सैलरी। ऐसे समझ लीजिए कि डायरेक्टर्स रेमुनरेशन में, रेमुनरेशन का मतलब हो गया सैलरी, ठीक है ना, एमडी और डब्ल्यूटीडी को मिलेगा तब तो ये सैलरी की इनकम है। ठीक है, क्या डायरेक्टर यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर का मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है, क्या डायरेक्टर को भी सैलरी मिल सकती है? नहीं, आप कहेंगे सब मीटिंग में बैठाते हैं, मीटिंग में बैठने का पैसा देते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन अगर मीटिंग में बैठने के अलावा हम इन्हीं बंदों को कोई और पेमेंट कर दें, सिटिंग फी के अलावा एनी अदर पेमेंट कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? तो भी आईओएस कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है कि सर कोई और पेमेंट क्यों हो रही है? पहले कुछ मुझे एग्जांपल से समझाइए, कोई और पेमेंट क्यों हो रही होगी? देखिए, मैंने बताया था कि एक कंपनी थी जिसने मुझे पार्ट टाइम डायरेक्टर बना लिया। क्यों? क्योंकि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था, मैंने बिजनेस भी उन्हें सजेस्ट किया था। ठीक है, मुझे मीटिंग में बैठने का तो वो पैसा देते ही हैं, जो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, जिसको हम सिटिंग फी कहते हैं या फिर डायरेक्टर फी कहते हैं। एक काम उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था जो मैंने ही बताया था। बेसिकली मैंने बताया था कि देखिए, आपको ना गवर्नमेंट को ये फॉर्म भर के भेजना होगा जिससे आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। उसमें ये कंप्लायंस आपको दिखानी होगी कि आप कर रहे हैं और आपको लाइसेंस मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो उन डायरेक्टर्स ने सबने मिलकर कहा कि राज अग्रवाल जी आप ही ये वाला काम भी कर दीजिए ना। ध्यान दीजिएगा, मेरा काम मीटिंग में बैठना है, लेकिन क्या मैं ये काम करने को तैयार हो जाऊंगा? मैं कहूँगा ठीक है, तैयार हो जाता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस काम के आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से। उसी मीटिंग में डिसाइड भी हो गया। तो मैं क्या एक काम मैं कर दूंगा तो क्या मैं उनका एम्प्लॉय हो गया? नहीं भाई, एक बात बताइए, इन चार्टर्ड अकाउंटिंग कैपेसिटी भी तो वो मेरे पास आते, काम कराते। अरे उनको लगा कि उनकी कंपनी में कोई अच्छा नहीं कर सकता है, हम ही से काम करा ले। जनरली देखिए, मैं काम नहीं करता हूं कंपनी में, मैं कंपनी के सिर्फ मीटिंग में बैठता हूं। लेकिन कोई काम ऐसा है जो कंपनी अब मुझे से कराना भी चाहती है तो मुझे दे दे। एक कोई पर्टिकुलर टास्क कर लेने से मैं एम्प्लॉय थोड़ी ना हो जाऊंगा। एम्प्लॉयर वो होता है जो कहता है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इतनी कहानी करता है। ठीक है, तो ये सब तो कहानी नहीं हो रही ना। मुझे वो काम दे दिया गया है, वन टाइम एक टास्क पर्टिकुलर दे दिया गया है, सिर्फ मुझे वो करना है। तो उसके लिए जो मुझे पैसा मिलेगा वो सिटिंग फी नहीं कहलाएगा, डायरेक्टर फी नहीं कहलाएगा। वो मीटिंग में बैठने का पैसा नहीं था, काम करने का पैसा था, तो उसको बोला जाएगा डायरेक्टर्स रेमुनरेशन। लेकिन फिर भी वो कौन सी इनकम होगी? आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। आ गया समझ में? अगला है पेंशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉय। अच्छा, अब एक बात समझना होगा आपको, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट देता है वो सैलरी होती है। एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एम्प्लॉय का मतलब है आपका पास्ट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय, फ्यूचर एम्प्लॉय, कोई भी हो। अब जो पेंशन की पेमेंट दी जाती है वो किसको दी जाती है? रिटायर्ड एम्प्लॉय को। ठीक है, एम्प्लॉयर देता है किसको? रिटायर्ड एम्प्लॉय को, जो आज एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन क्या पास्ट में एम्प्लॉय था? हाँ। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एम्प्लॉय कौन हो सकता है? वो प्रेजेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, पास्ट भी, फ्यूचर भी, कोई भी हो सकता है। अभी इन तीनों की एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन अभी से पास्ट की बात आ रही है सामने, तो पास्ट को ही समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो एक पास्ट एम्प्लॉय है, और पास्ट एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत आ गया यहाँ पे। ठीक है, जब हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एम्प्लॉय का मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों एम्प्लॉय होता है। एंड देयरफॉर द पेंशन विच इज पेड टू रिटायर्ड एम्प्लॉय इज ऑल्सो सैलरी इनकम, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहलाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय आज भले ना हो, वो पास्ट में था।
पेंशन टू लीगल हेयर ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसके घर वालों को पैसा मिलता है, एम्प्लॉयर उनके घर वालों को पैसा देता है, पेंशन देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एम्प्लॉय जो था, अब एम्प्लॉय के घर वाले जो हैं वो एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए उनके हाथ में जब पैसा जाएगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। एम्प्लॉय रिटायर कर गया, आप उसको पेंशन देंगे तो सैलरी की इनकम है, लेकिन एम्प्लॉय की डेथ हो गई, अब उसके घर वालों को आप पेंशन दे रहे हैं, ठीक है, तो घर वालों के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है ना। रेमुनरेशन पेड टू टीचर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, सिंपल सी बात है, देखिए आप अपने कॉलेज में जो भी काम का पैसा पाएंगे, आप अपने कॉलेज में पढ़ाने का पैसा आपको मिलता है, आपका अपना कॉलेज आपको पेपर एग्जाम के लिए सेट करने का पैसा देता है, एग्जाम की कॉपी चेक करने का पैसा दे देता है, इन्विजिलेशन का पैसा दे देता है, सब सैलरी है। लेकिन यही काम आप दूसरे कॉलेज के लिए करेंगे, दूसरे कॉलेज का पेपर सेट करो, दूसरे कॉलेज में जाके इन्विजिलेशन कर लो, दूसरे कॉलेज की कॉपी चेकिंग कर लो, दूसरे कॉलेज में जाके गेस्ट लेक्चर दे दो, ये क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब ये क्या चीज है? वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। पहले तो हम वर्ड समझते हैं, व्हाट इज दिस वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है खुद से एम्प्लॉय रिटायर हो लेता है, कहता है बस मैं छोड़ रहा हूं जॉब, राइट। ये कब ये बात आती है मैं आपको समझाऊं वॉलंटरी रिटायरमेंट की। बेसिकली कंपनी ऑफर करती है कि आप रिटायर हो लीजिए, देन इट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसको रेजिग्नेशन कहा जाता है, वो एक अलग चीज होती है, ध्यान दीजिएगा। एम्प्लॉय आज किसी का मन नहीं किया, चलो हम निकल जा रहे हैं, तो वो रेजिग्नेशन है, वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं है, रेजिग्नेशन है। अब ये वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? जैसे कंपनी के पास 100 एम्प्लॉय हैं, लेकिन कंपनी चाहती है कि अब हमारे यहाँ 100 एम्प्लॉय काम ना करें, बस 70 लोग ही करें। क्यों? क्योंकि कंपनी का धंधा मंदा चल रहा है इस समय, वो चाह रहे हैं कि 100 लोग काम ना करें, बस 70 लोग काम करें। तो कंपनी खुद ही ऑफर करती है, कहती है कि हम चाहते हैं कि 30 लोग हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाएं, बड़ी कृपा होगी आप सबकी जो लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इससे कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा और कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। इतना फाइनेंशियल बर्डन रहेगा इतने लोगों की तनख्वाह का, तो और जो हालत खराब है वो और गंभीर हो जाएगी, ठीक है। मतलब जिंदा होने के जो चांसेस है कंपनी के वो भी खत्म हो जाएंगे। तो 30 लोग अगर अपनी स्वेच्छा से छोड़ दे तो बड़ा उपकार होगा। तो उसमें अगर आप कंपनी को छोड़ के चले जाते हो तो इट्स कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट। जब कंपनी आपको कहती है वॉलंटरी रिटायर होने के लिए और आप उस समय रिटायर हो लेते हो, देन इट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। वो रेजिग्नेशन नहीं है। अच्छा, इसके लिए जनरली कंपनी क्या करती है ना, वॉलंटरी रिटायर करने वाले लोगों को पैसा भी देती है। भाई कोई भी अगर नौकरी आज छोड़ के जा रहा है, देखिए कंपनी ने रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के बोला भाई आप छोड़ दो, वो छोड़ के जा भी रहा है, क्या तुरंत आज जाएगा कल नौकरी पा जाएगा? नहीं ना, नौकरी पाने में भी कुछ समय लगेगा। तो कंपनी उसको थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश करती है, कहती है जो भी लोग हमें छोड़ के आज कंपनी को जाएंगे उनकी आज तक की तो तनख्वाह मिलेगी और 50,000 रुपये अलग से देंगे आपको। तो आप कहोगे अरे सर कंपनी क्यों इतना खर्चा कर रही है? बेटा ध्यान से समझो, कंपनी को उन लोगों की जरूरत है नहीं। अगर वो काम करेंगे तो हर महीने तनख्वाह देनी पड़ेगी, उससे अच्छा एक बार 50,000 रुपये दे के कम से कम चले जाएंगे वो, ठीक है। और कंपनी चाहती भी नहीं कि बवाल हो। बवाल क्या होगा? अब एक बात बताओ, तुम 100 लोगों में से 30 लोग को निकाल दोगे, ठीक है, तो 70 लोगों का काम करने में मन लगेगा? उनको हर दिन डर लगेगा कभी भी लात मार के ये कंपनी निकाल देगी, वो भी काम नहीं करेंगे अच्छे से। तो कंपनी चाहती है ऐसी चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से चले, तो वो लोग कंपनी ऑफर करती है, कहती है भाई 30 लोग अपनी स्वेच्छा से निकल जाएं, ठीक है, और जितने लोग भी निकलेंगे हम उनको 50,000 रुपये महीना देंगे। 50,000 रुपये महीना देंगे, हम कहते हैं 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट जब एम्प्लॉय को दिया जाता है तो उस समय वो रिटायर पहले होता है, पहले वो खुद से देता है कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम द कंपनी खुद से, तब जाके कंपनी पैसा देती है, यानी वो एम्प्लॉय अब नहीं है तब दे रही है पैसा। लेकिन सिंस वो पास्ट एम्प्लॉय तो था ना, इसलिए जो पैसा दे रही है वो सैलरी की इनकम है एम्प्लॉय के हाथ में। रेमुनेशन टू एमपी एमएलए, ये लोग कहते हैं हम सरकारी नौकर नहीं हैं, हम तो खुद ही सरकार हैं भाई। अब जब ये खुद ही सरकार हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रही होगी बात कि जब ये खुद ही सरकार हैं तो जो भी पैसा पाते हैं वो सैलरी की इनकम नहीं है इनके हाथ में। कौन सी इनकम है तब? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है ये। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर कौन है भाई? एम्प्लॉयर इंक्लूड्स फॉर्मर, प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। फॉर्मर एम्प्लॉयर का मतलब पास्ट एम्प्लॉयर। अगर पास्ट में वो आपका एम्प्लॉयर था और आपसे को पेमेंट दिया है तो आपके लिए सैलरी इनकम है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर है यानी करंट एम्प्लॉयर है तो भी सैलरी की इनकम है।
प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, यानी वो आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर बनेगा और पैसा आज ही दे दिया है। अब ये क्या मतलब है, आइए समझाता हूं। मेरी ऑफिस के बगल में ही मेरे क्लाइंट की ऑफिस है, ठीक है। तो उसका एक स्टाफ है जो अक्सर उसकी ऑफिस से मेरी ऑफिस में फाइल वगैरह लेने के लिए, देने के लिए, यही सब करने के लिए आता है, ठीक है। और वो जो स्टाफ है उनका, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब पसंद इन द सेंस कि बड़ा ही डिसेंट बंदा है और बड़े अच्छे से बात को समझता है और बहुत अच्छा काम करता भी है, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसे मुझे हायर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। एक दिन वो वैसे ही फाइल लेके आया मेरी ऑफिस में, तो उसका नाम मोनू है। मैंने बोला मोनू इधर आओ, तो वो मेरी केबिन में भी आता है। मैंने उसको 10,000 रुपये दिए। मोनू ने कहा सर किस लिए? मैंने कहा चलो यार तुम बहुत अच्छे लड़के हो, जाओ खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। हाँ लेकिन मोनू एक काम करना, तुम संडे को तुम्हारी छुट्टी होती है ना? मोनू ने कहा हाँ संडे को छुट्टी होती है। मैंने कहा संडे को मैं ऑफिस में बैठूंगा 11 बजे से 1 बजे के बीच, तुम जरा मुझसे मिलने आना। अब आप बताओ 10,000 रुपया दिए आज ऐश करने के लिए मोनू को, आएगा कि नहीं संडे को? आएगा भाई, पक्का आएगा, ठीक है। संडे को मोनू मेरे पास आता है। तब मैंने मोनू को से पूछा, मोनू यार तुम्हारी तनख्वाह कितनी है वहाँ पे काम करते हो? कहा सर मुझे वहाँ पे ना 12,000 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा अच्छा मोनू तुमको वहाँ 12,000 रुपये मिलते हैं। मोनू कैसा रहे अगर तुम्हें 15,000 रुपये की नौकरी तुरंत मिले? मोनू कहता है सर बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। मैंने कहा चलो कल से यहाँ आ जाना, 15,000 रुपये की तनख्वाह तुम्हारी फिक्स है। अब ध्यान दीजिएगा, जो 15,000 रुपये मैं उसे दूंगा वो तो सैलरी की इनकम है ही। मोनू को 10,000 रुपये पहले दिया था भी, जिस समय वो मेरा एम्प्लॉय नहीं था, वो भी उसकी सैलरी की इनकम है, क्योंकि वो फ्यूचर एम्प्लॉयर से मिली थी। अब आप कहोगे सर अगर आप उसको नौकरी पे नहीं रखते या वो नहीं रहता तब क्या होता? तो भाई जो 10,000 रुपये मैंने उसको दिया था वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी। लेकिन अगर वही 2 दिन बाद उसको नौकरी मिल गई हमारे यहाँ, तो मैं उसका उस समय फ्यूचर एम्प्लॉयर था, इसलिए उसे उस दिन भी जो पैसा मिला था वो भी उसकी सैलरी की इनकम थी। आई बात समझ में आपको? अच्छा ये सारी कहानी काल्पनिक थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई मोनू नहीं है, कोई बगल में ऑफिस नहीं है। वो तो आपको समझाने के लिए कि अगर इस तरीके से मैंने किसी एम्प्लॉय को लाया, उसके पहले मैंने उसे पैसा दिया, वो भी उसकी सैलरी की इनकम होती है। नाउ कमिंग टू मोर देन वन एम्प्लॉयर, ये बात क्या है? अगर आप एक से ज्यादा नौकरी कर रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ भाई, आप दिन में 16 घंटे काम करते हो, 8 घंटे कहीं नौकरी कर रहे हो, 8 घंटे दूसरी जगह नौकरी करते हो। आप डे शिफ्ट भी कर रहे हो, नाइट शिफ्ट भी कर रहे हो काम, और 8 घंटा सो रहे हो। 24 घंटे होते हैं, 8-8 घंटे की 2 नौकरी आपने पकड़ रखी है। हालांकि सोने को आप 8 घंटे नहीं मिलेंगे, बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज भी होता है, लेकिन ठीक है आप कर रहे हो ऐसा। या 6-6 घंटे की 2 जगह नौकरी कर रहे हो आप, वॉटेवर। तो आपको जो 2 जगह से 4 जगह नौकरी कर रहे हो, तो 4 जगह से जो भी तनख्वाह मिलती है वो सब सैलरी की इनकम है। ऐसा नहीं है सैलरी का मतलब किसी एक एम्प्लॉयर से ही होना चाहिए। भाई आप वहां भी एम्प्लॉय हो और वो एम्प्लॉयर भी है। आपके एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हैं तो उन सभी एम्प्लॉयर से जो भी पैसा आ रहा है वो आपकी सैलरी की इनकम है। यही बात यहां कह रहा है, सैलरी फ्रॉम ईच सोर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एग्जाम्पल, Mr. A works in 2 places as part-time job. His salary from both the places calculated under the head salary. एक से अधिक जगह पे काम कर रहा है, दोनों जगह से जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी की इनकम है। 4 जगह काम कर रहे हो, 4 जगह से जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी की इनकम है। आप 1-1 घंटा 10 जगह काम करते हो, 10 जगह से जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी की इनकम है। ध्यान देना, आपका और पैसा देने वाले का रिलेशनशिप एम्प्लॉय का होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपको ये पता चला बेसिकली कि सैलरी की इनकम होती क्या है। सैलरी कह देने से हो सकता है वो सैलरी ना हो, और सैलरी ना कहने पर भी हो सकता है वो सैलरी की इनकम हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगली क्लास में अब आगे की बात करेंगे आपसे।